हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे विषय हैं जो ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं और जिनके ऊपर लगातार यूट्यूब के चैनल्स पर और इवन टेलीविज़न की जो न्यूज़ मीडिया है, वहाँ भी चर्चा लगातार हो रही है और ख़ास तौर से उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव इस समय पूरे के पूरे छाए हुए हैं। हम भी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, गहमा-गहमी बढ़ चुकी है। अ, कभी उसमें धर्म का तड़का लग रहा है, कभी उसमें जाति का तड़का लग रहा है, कभी उसमें मंदिर मस्जिद का है। तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और इस विषय पर हमने पहले भी बातचीत की थी, लेकिन आज जो वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ हैं, वो है श्री सतीश के सिंह जी। सतीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, सतीश जी, बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, धन्यवाद। जी, जी। आवाज़ आ रही। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप आए, आपने वक़्त निकाला न्यूज़ टाइम के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के अंदर गहमा-गहमी सतीश जी बहुत बढ़ गई है और जब पिछला हमने शो किया था उत्तर प्रदेश से, तब शायद आपने कहा था कि अभी भी योगी जी काफ़ी आगे हैं अखिलेश यादव से। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर गंगा में बहुत पानी बह गया। लगता है कि फाइट एकदम से स्ट्रेट होती जा रही है, 1 टू 1 होती जा रही है, अखिलेश वर्सेस योगी कहूँ या मोदी कहूँ, शायद वो चाहते होंगे। बीच-बीच में मंदिर मस्जिद भी आ रहा है और ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, बाकी जातियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले आपकी पहली टिप्पणी लूँगा, उत्तर प्रदेश की आज की दिशा क्या है? क्या जो पहले आपका एक थोड़ा-सा असेसमेंट था, उसमें थोड़ा-सा कुछ बदलाव आया है क्या? या परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हैं? पहली टिप्पणी आपकी। निश्चित रूप से बदलाव आया है वोरा साहब। जी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो सीधे-सीधे स्ट्रेट एकमात्र चैलेंजर है, मतलब फाइट एकदम आमने-सामने हो गया है, वो जी, गैप कम हो गया है। जी, ये तो एक पहली टिप्पणी तो मैं अब मेरी तरफ से यही है कि गैप जी, निश्चित रूप से कम हो गया है। ये जी, कहना मुश्किल है इस बार कि कौन आगे है। मैं अभी भी जी, मानूँगा कि संगठन शक्ति, नेताओं की पंक्ति कई तरह के मुद्दे धन बल अ, व्यवस्था बल आदि-आदि को लेकर देखें, तो हो सकता है कि जी, भारतीय जनता पार्टी अभी भी थोड़ा आगे हो, लेकिन जी, आगे ही होगी, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात। जी, तीसरी बात, देखिए, जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी भी अब गंगा में डुबकी लगा लगे कल और जी, कॉरिडोर भी खुल गया। बीच में हमने मथुरा का भी कुछ थोड़ा-सा गरमा-गर्मी देखी और इस जी, बीच इधर किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो मुझे जी, क्यों न क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में कुछ न कुछ तीर और होंगे या वो सोच रहे होंगे कि जी, और क्या अब नए सिरे से नया एजेंडा क्या गढ़ा जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए? कि जी, जाति पे लड़ना है, कि धर्म पे लड़ना है, कि कास्ट पे लड़ना है, कि कुछ नया करना है, कोई नए गठबंधन करने हैं या फिर किसानों को कुछ और जो अभी तक तो सिर्फ कानून वापस हुए हैं। अभी क्या किसानों को कुछ और देना है? ये सारी चीज़ें अभी तक शायद भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही हो। जी, चौथी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, अब जो एक बात आपने ही कह दी कि चेहरा कौन है भाई भारतीय जनता पार्टी के, योगी हैं या मोदी जी हैं? जी, अब इसको लेकर कई तरह के सवाल या चर्चा हो रही है कि अब योगी चेहरा है, आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी एक मतलब विचार से एकजुट होकर के योगी के चेहरा को आगे रखती है, तो क्या उसके फायदे नुकसान है? दूसरा जी, कि योगी अगर बैकग्राउंड में किए जाते हैं, तो क्या मोदी जी चेहरा होंगे? जी, कल तो यही लगा काशी जी, में करके कि जी, प्रधानमंत्री जी बहुत एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो हमने देखा था अभी 2 ये कुशीनगर में जी, देखा, फिर पूर्वांचल वाले सड़क पे देखा
अभी काशी में देख रहे हैं, तो क्या चेहरा मोदी जी होंगे? अभी मेरे जी, ख्याल से गैप मैं जरूर कहूंगा कम हुआ है, लेकिन एक चीज हमें जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तर्कस में तीर कौन से ऐड किए जा रहे हैं या कुछ नया वो छोड़ने के चक्कर में है, ये एक चीज देखने लायक है। क्योंकि क्योंकि एक बस ये अंतिम इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे कि जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी आई ही नहीं, घुसी ही नहीं बिल्कुल, है, एंट्री नहीं बिल्कुल। हुई है भाजपा की। तो किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद भाजपा की क्या रणनीति है, नीति है, वो सब थोड़ा सा अभी खुलना बाकी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कहीं न कहीं नए-नए गठजोड़ बिठाने की बात है, लेकिन एक चीज़ सतीश जी स्पष्ट होती जा रही है कि ऐसा लगता है कि ये रेस सिर्फ़ 2 घोड़ों की रेस अब होती जा रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2 प्रमुख पार्टियाँ, कांग्रेस और बीएसपी, मायावती की पार्टी, धीरे-धीरे हाशिए पर जाने शुरू हो गए हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अ, उनकी महत्ता या उनका जो भी एक रोल था, अभी वो धीरे-धीरे खिसक रहा है और शायद उनके जो वोटर्स हैं या कमिटेड वोटर्स हैं, जैसे कि जाटा वोटर बीएसपी के हैं, मुझे लगता है वो भी खिसक कर दूसरे कोने में शायद अब जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अन्य वोट भी हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में यूपी में रहते हैं, जिसे फ्लोटिंग वोट्स भी कहा जाता है। इन 2 पार्टियों को क्या आप वास्तव में हाशिए पे जाते देख रहे हैं, बीएसपी को और कांग्रेस को? देखिए, बीएसपी तो लगता है कि हमें क्यों लगता है, ये कमेंट कर देना होता, मैं आम रुपए से कमेंट नहीं करता, कि लगता है जैसे बीएसपी सेल्फ सुसाइड मिशन पे है। हुँ, ना वो एक्टिव मुझे दिखाई पड़ती है, ना जो एक बीएसपी का डंका होता था, हाथी छाप होता था, वो एक पूरा जो एक प्रचार प्रसार, एक कुनबा, एक बहुत आगाज होता था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जी, बीएसपी क्यों ऐसा कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। क्या जी, अभी भी बीएसपी कोई गठबंधन में शामिल होगी या फिर अकेले जी, लड़ेगी? कांग्रेस जी, का जहां तक सवाल है, कांग्रेस अगर वो हाशिए पर बहुत ज्यादा जा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आप कई दशकों के बाद एक नए सिरे से एंट्री करने की कोशिश कर रही है, कर दी है जी, इनफैक्ट, तो फिर उसके लिए भी अब पीछे जाना मुश्किल होगा। और आप कह रहे हैं कि अगर हाशिए पे जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या इंडिपेंडेंट अपना अलग से ही चुनाव लड़ेगी, बीएसपी क्या अपने अलग अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? ये कुछ सवाल है जो अभी आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। कांग्रेस पे भी दबाव बढ़ेगा और मेरे ख्याल से बीएसपी पे भी थोड़ा बहुत दबाव निश्चित रूप से पड़ेगा। कांग्रेस पर निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा, बीएसपी पे पड़े या ना पड़े, और उस दबाव उनके ऊपर और क्या दबाव है, वो देखने लायक चीज है। जो मोटी बात है और जो मार्के की बात है, वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, लड़की हूँ, लड़ूंगी, या जो भी उनका नारा लड़ है, सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ लड़ सकती हूँ, हाँ। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे हाथरस में, कौन सी जगहों में, उन्नाव में, फिर आपका लखीमपुर खीरी में, जिस तरह से उन्होंने अपना फ्रंट फुट पर खेला और एंट्री जमाई, काशी में भी कहीं पे वहां रैली वाली की और कई जगह रैली हुई। तो इन सब चीजों के बाद क्या कांग्रेस हाशिए पे जा गई है या जाती है, तो उसमें वो क्या असेसमेंट करते हैं कि क्या गठबंधन में शामिल हों, जो अखिलेश कहे वो मान लें, या अपने दम पे ही आगे की रणनीति देखें, 2024 की देखें, या आगे कांग्रेस का भविष्य देखें, ये एक सवाल है। निश्चित रूप से हम जो कहना चाह रहे थे, हम बीच में भटक गए, कि बीएसपी का अलग लड़ना और कांग्रेस पार्टी का अलग लड़ना, अगर वो दोनों लड़ते हैं, तो उसमें कौन सी जातियां इनके साथ जुड़ेंगी, कौन से धर्म के लोग भी हो सकता है इनके साथ जुड़े ना जुड़े, जो भी हो। अब तो धर्म ये सब जाति की बात खुल के होती है, तो उसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, जबकि आमने सामने भाजपा और समाजवादी पार्टी है। ये बड़ा ही जी, एक इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए कि जो मुसलमान का वोट या कोई ब्राह्मण का वोट कांग्रेस की तरफ छिटक के चला जाता है, तो किसका जी, वोट कटता है, ये देखने लायक चीज होगी। बीएसपी अगर अलग लड़ती है, तो जाटव नन जाटव का वोट
में कौन सा उनके पास रह जाता है और कौन सा छिटकता है, किसका उससे नुकसान होता है, ये सब असेस करने की बात है। हम लोग कह सकते हैं कि किसका इसमें फर्क, किस पर फर्क पड़ेगा, ये हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक सवाल में ही तो रह के नहीं रह सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना एजेंडा विकास से प्रारंभ करती है और बीच में कब खिसक कर वो फिर से मंदिर मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, वो पता नहीं लग पाता है। और एक तरह से वही एजेंडा सेट कर रही है, अपोजिशन एजेंडा सेट नहीं कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तो लाल टोपी के बाद फिर जालीदार टोपी और लुंगी वाले, और अब तो औरंगजेब और शिवाजी भी बीच में आ गए। कल तो घूम फिर के फिर मथुरा की बात भी चल रही है। घूम फिर के बाद फिर वही की वही, जिसे क्या कहते हैं, जो कि बंगाल के इलेक्शन में हुआ था, जो परिपाटी वहां पे थी, सेम परिपाटी बंगाल वाली जो वो यहां पर लागू करने की बात हो रही है, जहां पे सारे धुरंधर लोगों को उतार कर और फिर उसी किस्म का जो रवैया, उसी किस्म की स्ट्रेटजी आ रही है जो बंगाल में लगाई गई थी। फिर से औरंगजेब और लाल टोपी और जालीदार टोपी और शिवाजी। ये इन सब बातों का मतलब क्या है सतीश जी? ये बार-बार ये चीजें क्यों लाई जाती हैं इतिहास में से खोद-खोद कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, या उसका जो पुराना रूप था, जनसंघ था, जो भी कई और थी, तो तब से वो यही बात करते हैं, कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। और चुनावों के समय में हर बार कुछ न कुछ नया स्लोगन, नए वक्तव्य, नए एजेंडा, किसी हिंदुत्ववादी एजेंडा पे आ ही जाता है। अब जी, पिछली बार वो कब्रिस्तान वाला बात थी, इस बार अब औरंगजेब शिवाजी वाली बात है, और फिर जालीदार टोपी वाला जैसा आपने जिक्र किया, तो ये तो आना था, स्वाभाविक था। ये छुप के नहीं करते, वो खुल के करते हैं। और वो कहीं भी आप देख लीजिए, तो अब आप वो बिजली, पानी, सड़क, खाना-पीना, कोरोना राहत, दवाई, वैक्सीन, ये उनको लगता है ये अंदर की बात है, ये तो है ही। जो मार्केट का चीज़ है, जो कि उनके फ़ेवर में उनको लगता है कि ये बड़ा डिसाइसिव होता है, निर्णायक होता है, उनके पक्ष में इससे बात बनती है, तो वो तो लाएँगे ही। ये तो लाते ही हैं और हर बार लाते हैं, और इस बार लाना भी था, तो हम लोग उसको उम्मीद नहीं कर सकते। अगर भाई कोई दूसरी पार्टी अगर इस चीज़ों को लाती है, तब वो न्यूज़ है। बीजेपी अगर लाती है, तो मेरे ख्याल से कोई न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ जी, नहीं है। अब जी, उससे तो और वो उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने बीच में कुछ जिन्ना का ज़िक्र कर दिया, तो अब उसी को पकड़ लेंगे बीजेपी वाले, निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और हम लोग देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, भगवाधारी योगी बाबा, तो उनकी तो छवि यही रही है। यही छवि रही है, हिंदुत्ववादी और एग्रेसिव हिंदुत्ववादी और आक्रामक हिंदुत्ववादी की उनकी छवि रही है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सबसे पहले भारतीय जो उसके चैलेंजर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यही सोचा होगा कि जो जी, चीज़ आनी बाकी है थी, अभी लग रही थी, वो तो एक तो एनकाउंटर सरकार और फलाना-ठिकाना, रोमियो और ये 3 तलाक, बीच-बीच में तो ये सब होता ही रहा है, लगातार होता रहा है। अ, गुंडों को जेल में भरना, ये सारी चीज़ें को उनका वो लेते रहे हैं उसका अपने श्रेय। ये तो होना था, अब इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है कि जब-जब औरंगज़ेब होगा तब तक शिवाजी होगा। तो आज जब आज बीजेपी के एक बयान मैंने सुबह में देखा कि किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि औरंगज़ेब क्या सोच रहे हैं? मतलब अखिलेश की ओर इशारा था। तो जी, ये तो होना ही था। अब सवाल जो मुख्य सवाल बोरा साहब इस उत्तर प्रदेश के चुनावों का है, इस उत्तर प्रदेश के चुनावों का है, वो बहुत उस पर चर्चा होनी चाहिए भी कि क्या जो महँगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो किसानों का जो पशु जो आवारा पशु जो है गाँव में खेत खा जा रहे हैं, अ, गरीबी है, मरहम है, राहत है, ये सारे मुद्दे हैं, कितने बड़े हैं, ये बीजेपी को शायद उसके लिए बीजेपी के लिए यही एक परेशानी का कारण, चाहे किसानी का भी है कि भई 1 साल रोड पर रहे, अंततः मिला, झुकाया उन्होंने सरकार को उनकी माँगें मानी गई।
फिर वो लखीमपुर खीरी का मामला है, कुछ कई कई ऐसे मुद्दे हैं। ये मेन स्ट्रीम में कितना आ पाता है, कितना लाया जाता है, और बीजेपी उसका काउंटर कैसे करती है। जैसे बीजेपी का भी आप देख लीजिए, तो हमने पिछली बार की बातचीत में शायद आपसे कहा था कि जब कोरोना का चल रहा था, कोरोना 2, तो उस दौरान अखिलेश जी नहीं दिखते थे। बाद में जब पूरा कुप्रबंधन हो गया, हाहाकार मच गया, सिलेंडर नहीं मिला, गंगा की लाशें दिख गई, तब हमने देखा था कि योगी जी 25-26 जगह उस कोरोना के चरम पे गए थे जनपदों में। वो है, फिर इन्होंने 80 करोड़ लोगों का जो खाना है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको और 6 महीने के लिए फ्री किया, जी, आगे बढ़ाया। जी, और कोरोना जी, में इन्होंने भाजपा की ने। राहत क्या दी, कैसे दी, क्या प्रबंधन किया। तो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो सामने हैं, और जो लॉलेसनेस का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, इन्हीं के बीच में संघर्ष है कि कौन सा सेंटर स्टेज ले पाता है, कौन सा वोटर के माइंड में निर्णायक साबित होता है। ये इसकी लड़ाई है। और ये लड़ाई में अगर इसीलिए लगता है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ज्यादा आशंकित हो, लगता भी है कि आशंकित है। वो बहुत कुछ कर रही है, पूरे देश में प्रचार कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, पूरे देश में। दिल्ली में, गुड़गांव में आप देखिए तो आप मेट्रो में आपको खाली योगी जी दिखेंगे, होर्डिंग्स में आपको खाली योगी जी दिखेंगे। बहुत जगह, दिल्ली में भी बहुत जगह हमने देखा। तो दिल्ली क्यों सर, उनको मुंबई आशंका के अगर बड़ा। होगी तो शायद ये है कि उस हिंदुत्ववादी एजेंडा को, इन सब जो ये सब जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई आदि आदि को से निपटने के लिए ये हिंदुत्ववादी एजेंडा को और शायद ज्यादा अग्रेसिव, बहुत आक्रामक होकर आगे लाए। दूसरी बात कि जो जातीय समीकरण है, जैसे यादव का है, चाहे कुछ कह रहे हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में भी राजभर जैसे हैं, वो अखिलेश के साथ जुड़ ही गए हैं। और फिर देखिए कि अभी कुछ ब्राह्मण नेता जो हैं, वो वो भी गोरखपुर जुड़े के हैं। हरिशंकर तिवारी बहुत बड़े नाम थे, जी, 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 उनके जी, लड़के जी, वगैरह शामिल हो गए हैं। तो जी। ये सब को जातिवादी जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसको काटने के लिए भी भाजपा ये शायद सोचती हो कि हिंदुत्ववादी एजेंडा जो है एक एडहेसिव है, एक फेविकॉल है, उससे उसको तोपा जा सकता है, और उसमें जो बहुत सारे जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं, उसको ढका जा सकता है। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्या, कुछ एक निर्णायक एजेंडा, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा, वो चीज हमको अभी भी लगता है कि भाजपा की तरफ से आएगा। हम इस बात से जरूर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हैं, या मैं इसको इस पर बहुत कड़ी नजर रख रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को कैसे ले जाती है, क्या एजेंडा सेट करती है, कैसे किसानों को जीत पाती है। कैसे हमने पहले देखा था कि बुलंदशहर वगैरह, बुलंदशहर नहीं, कौन सा कैराना और कौन कौन सी जगह थी, मुजफ्फरनगर, ये सब चीजें हुई थी। तो अब आगे आने वाले समय में ये बहुत करीब से देखने की चीज है कि वो कब कोई चीज निकल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, क्योंकि अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी घुसी ही नहीं है इस चुनाव में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक आखिरी पॉइंट पे आते हैं बिल्कुल, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नर्वसनेस का शायद एक कारण ये भी कि अखिलेश उनके एजेंडा पर नहीं उतर रहे हैं, कि अखिलेश अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेट किए एजेंडे के ऊपर नहीं चल रहे हैं, और धीरे-धीरे कुछ ऐसे मुद्दे निकाल रहे हैं अखिलेश जिससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है, पूरी फौज उतारने के बावजूद भी। और हो सकता है कि जैसे युवा महापंचायत भी प्रारंभ होने जा रही है इसी हफ्ते वहां पर उत्तर प्रदेश में बड़े वे के अंदर, क्योंकि बड़े आंदोलनों के बाद छोटे आंदोलन उभर कर आते हैं और उनका असर होता है। तो मेरी कुछ बातचीत हुई भी थी उस मामले में। तो कुछ युवा महापंचायत बेरोजगारी के ऊपर आ रही है, और जिसका फायदा शायद अखिलेश उठा सकते हैं, और वो जैसे कि तेजस्वी के साथ हुआ था बिहार में, और आप तो बिहार और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में जहां पर ये बिल्डअप हो रहा है युवा महापंचायत का, शायद ये सरकार के ऊपर एक प्रेशर डाला जा सके बेरोजगारी के मुद्दे पे जो आपने बात कही, और ये परेशानी का कारण है भाजपा का, क्योंकि अखिलेश यादव उनके एजेंडा पर नहीं खेल रहे हैं। ये आखिरी प्रश्न सतीश जी। देखिए अखिलेश, मैं दूसरी बात कहता हूं
जो मुद्दे जो रोजमर्रा के हैं, बेरोजगारी के, चाहे किसानी के, चाहे महंगाई, महंगाई के, आदि आदि के, इस तरह के जीवन से जुड़े हैं, जीवन यापन से जुड़े हैं। मैं अभी भी कहूंगा कि अखिलेश ने उन मुद्दों को बहुत ताकत के साथ नहीं उठाया। रैलियां वगैलियां जी, की हैं, इसमें कहीं से दो राय जी, नहीं जी, है, भीड़ जी, भी बहुत जुटी है। जी, जी, लेकिन जिस ताकत से, जिस हाव भाव से, जो बज क्रिएट करके होना चाहिए, उसमें अभी भी कमी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमने ममता बनर्जी को देखा था बंगाल में, कि वो लड़ाई को दूसरे खेमे में ले जाती थी, और उन्होंने बीजेपी का उस ढंग से भी मुकाबला किया, चाहे बंगाली अस्मिता का बात किया, चाहे अपने जो कार्यक्रम थे उनके प्रदेश सरकार के, उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया, और उन्होंने इनको बाहरी करार दे दिया। इस तरह से जो एक बज़ करना होता है, वो अभी शायद यहाँ पर एक रणनीति में फ़र्क नज़र आ रहा है, कि ममता शुरू से ही अग्रेसिव थी, व्हीलचेयर पे भी बैठ गईं। अब अखिलेश लगता है चुनाव के नज़दीक आते-आते अग्रेसिव हो रहे हैं। तो कहने जी, एक और बात इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, वो हम जी, कहने ही ज़रूर। जा रहे थे, जी, कि ज़रूर। जिस तरह से ममता विपक्ष की धुरी बन गई थी, या दूरी उन्होंने अपने आप को बनाया था, या बनवा लिया था, या लोगों ने भी समझा, यहाँ तक कि लेफ्ट और जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी बिल्कुल एक तरह से उनका समर्थन कर रही थी, बहुत कर रही थी। तो क्या अखिलेश को सारे समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और नहीं अगर कर रहे हैं और अलग-अलग वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या फायदा बीजेपी को होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? यहीं पर जी, सब कुछ आके खड़ा है। और अंतिम बात जो मैंने पहले भी कह दी थी, कि बीजेपी अब क्या करेगी, एक आध दो चीज नई क्या करने वाली है, इस पर मेरी बहुत नजर है। निश्चित रूप से, चूंकि आप अब यहाँ पर ये समाप्त कर रहे हैं चर्चा, तो अभी थोड़ा सा गोल खिलना बाकी है। मुद्दे जो आपने कहे वो भी है, अखिलेश ने जो उठाए बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जितना बड़े ढंग से उठाना चाहिए वो नहीं ला पाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सेकेंड इनिंग खेल रही है, और सेकेंड इनिंग में जो स्टार्ट ली है, वो स्टार्ट को बिल्डअप करके कितना बिल्डअप कर पाती है, इसी पर उत्तर प्रदेश का फैसला होगा मेरे समझ से। नहीं तो अभी हम ये कहेंगे कि अखिलेश जो है वो तेजस्वी के लेवल पर पहुंच पाए हैं, ममता के लेवल पर अभी पहुंचने में कमी। बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वो ममता के लेवल पर अभी नहीं पहुँचे हैं, वो जो आक्रामक रुख जो ममता का होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर वो कर पाते हैं अगले 2-3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर रादर कहा जाए, दिसंबर तो अब आधा निकल गया है, फरवरी में चुनाव आ जाएँगे, तो फाइट तो इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सारे के सारे योद्धा और सारे की सारी जो नीतियाँ हो सकती हैं, जो भी कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा इसके अंदर झोंक रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद शायद मुझे लगता है कि इस पूरे युद्ध को अखिलेश वर्सेस मोदी में कन्वर्ट करना है, ना कि अखिलेश वर्सेस योगी में कन्वर्ट करना है, ताकि वो जो छवि है प्रधानमंत्री जी की, उसका पूरा एडवांटेज लिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं लूंगा आपसे विदा, और उत्तर प्रदेश के ऊपर हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है, अलग अलग मेहमानों के साथ चलती रहेगी। हम उनके विचार जानेंगे कि अल्टीमेटली ये ऊंट किस करवट बैठेगा। सतीश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमें दीजिएगा आज्ञा। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।